दोस्तों, हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वो आखिर में कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगी। हाँ यार, बहुत दुख की बात है, लेकिन ह्यूमंस इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं कि हमने अपने मरने के अलग अलग तरीके भी सोच लिए हैं। फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से हमने कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग तरीके खोज निकाले हैं जिससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इन थियरीज की सबसे खास बात यह है कि फिजिसिस्ट हमेशा ही ब्रह्मांड के अंत की नई नई थियरीज ले आते हैं। मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब जैसे कि वैक्यूम डीके के थियरी को ही ले लो। अगर वैक्यूम डीके हुआ तो हिग्स फील्ड में एनर्जी लेवल्स चेंज होंगे और एक ऐसा बबल फॉर्म होगा जो फिजिक्स के सभी रूल्स को ब्रेक कर देगा और स्पीड ऑफ लाइट से पूरे यूनिवर्स में एक्सपैंड कर जाएगा और सब कुछ बिखेर के रख देगा। कुछ समझ नहीं आया ना? अरे कोई बात नहीं, मैं आपको हर चीज अच्छे से समझाऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वैक्यूम डीके के अलावा और भी कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज है जैसे कि द बिग क्रंच और द हीट डेथ, जिनके बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं कि आखिर ये ब्रह्मांड खत्म कैसे होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजिसिस्ट हर वक्त यूनिवर्स के एंड होने के अलग अलग तरीके बताते रहते हैं। अब इन थियरीज में से एक थियरी है द हीट डेथ की। द हीट डेथ का आइडिया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है, जिसका एक वर्जन कहता है कि आइसोलेटेड या क्लोज्ड सिस्टम में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी एक मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी है जो स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, रैंडमनेस या किसी अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब आइसोलेटेड या क्लोज्ड सिस्टम में अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है और ये तब होता है जब सारी अवेलेबल एनर्जी हॉट सोर्स से मूव होकर लेस एनर्जी वाली जगह पर चली जाती है, जैसे कि कोल्ड सोर्सेस से। अब एक बार ऐसा हो जाए तो यूनिवर्स से और किसी भी तरह का वर्क एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अब इससे हीट फ्लो भी रुक जाएगा और हीट ट्रांसफर से कोई भी वर्क नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह का इक्विलिब्रियम स्टेट दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के साथ भी होगा, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब जब किसी भी तरह का वर्क यूनिवर्स से एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता तो जाहिर सी बात है कि हर चीज इफेक्टिवली डेड हो जाएगी, खास करके हम ह्यूमन काइंड के लिए। अब यार, वर्तमान में जिंदा रहने के लिए हम लोग डायरेक्टली इन्हीं अलग अलग तरीके के फॉर्म ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब इनमें से अगर एक एनर्जी में भी बदलाव आया तो हमारे रहने के पूरे तरीके पर बदलाव आ जाएगा और बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम उस चेंज के प्रति अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और खत्म हो जाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट द कोल्ड डेथ नाम की थियरी से काफी ज्यादा अलग है। कोल्ड डेथ तब होता है जब यूनिवर्स हमेशा हमेशा के लिए एक्सपैंड होता रह जाए। अब इस एक्सपेंशन की वजह से यूनिवर्स कंटिन्यूअसली ठंडी होती जाएगी और आखिर में हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा कि किसी भी तरह की लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, द कोल्ड डेथ द हीट डेथ का ऑपोजिट नहीं होता, बल्कि द कोल्ड डेथ का ऑपोजिट है द बिग क्रंच। दोस्तों, द बिग क्रंच थियरी आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके मुताबिक अगर द बिग बैंग ये बताता है कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ है, तो द बिग क्रंच ये बताएगा कि यूनिवर्स कैसे खत्म होगा। दोस्तों, ये कहता है कि बिग बैंग से हो रहा यूनिवर्स का एक्सपेंशन हमेशा के लिए नहीं चलेगा। समय के साथ साथ एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब ये एक्सपेंड होना बंद कर देगा और फिर ग्रेविटी के कारण ये अपने अंदर ही कोलैप्स हो जाएगा। अब इसे अच्छे से समझने के लिए आप एक ऐसे बलून को इमेजिन कीजिए जिसमें कितनी भी हवा भर दी जाए वो फटेगा ही नहीं। अब इस बलून में हम एक गैस सिलेंडर से हवा भर रहे हैं। जैसे जैसे बलून में हवा भरती जाएगी वैसे वैसे बलून एक्सपैंड होता जाएगा, लेकिन सिलेंडर में लिमिटेड अमाउंट ऑफ गैस ही मौजूद है। तो जैसे ही सिलेंडर की गैस खत्म होगी वैसे ही बलून भी एक्सपैंड होना बंद हो जाएगा और अपने पुराने स्टेट में वापस आ जाएगा। बिग क्रंच की थियरी के मुताबिक माना जाता है कि हमारे यूनिवर्स के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ये थियरी वैज्ञानिकों में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि जितने भी डेटा हमें अब तक मिले हैं वो यही दिखाते हैं कि हमारा यूनिवर्स अब भी एक्सपैंड करता ही जा रहा है और शायद हमेशा करता ही रहेगा। अब दोस्तों, मैं मानता हूं कि सभी थियरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन वैक्यूम डीके जैसी इंटरेस्टिंग चीज मैंने आज तक नहीं पढ़ी। दोस्तों, इस सिनेरियो के मुताबिक यूनिवर्स में कहीं भी एक बबल का फॉर्म होगा। इस बबल के अंदर के लॉज ऑफ फिजिक्स बबल के बाहर के मुकाबले बेहद ही अलग है।
ये बबल स्पीड ऑफ लाइट से एक्सपेंड करता रहेगा और पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर समा लेगा और इसी के साथ ही वो हमारी एग्जिस्टिंग फिजिक्स को पूरी तरह से चेंज कर देगी या फिर बिखेर कर रख देगी। इस बबल के एक्सपैंड होने से गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर चली जाती है, एटम्स अनस्टेबल हो जाते हैं और दो पार्टिकल्स किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वैक्यूम डीके को समझने के लिए सबसे पहले हमें वैक्यूम स्टेट को समझना होगा। हम सभी के लिए वैक्यूम स्टेट का मतलब आउटर स्पेस होता है या कोई ऐसी चीज जहाँ किसी भी तरह का मैटर ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आउटर स्पेस पूरी तरह से खाली नहीं है, बल्कि इसके अंदर फ्लक्चुएटिंग क्वांटम फील्ड्स प्रेजेंट है जो ऐसे पार्टिकल्स का उत्पादन करते हैं जिससे यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स बने हैं। अब जब इन फील्ड्स के पास बहुत ही कम एनर्जी होती है तब ये वैक्यूम स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन वैक्यूम स्टेट का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने इस स्टेट में रहने से ही उन्होंने हमारी रियलिटी को बनाए रखा है। हम ऐसे ही 17 पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं जो कि अचानक बनते हैं। ये तब बनते हैं जब क्वांटम फील्ड्स एक्साइटेड होती है। जब क्वांटम फील्ड को एनर्जी रिसीव होती है तब ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। इन 17 पार्टिकल्स में फोटॉन्स भी एक पार्टिकल है। फोटोन को हम लाइट की तरफ रिसीव करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी बनाता है जैसे कि एक्स रेज और माइक्रोवेव्स। इसके अलावा ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बनाता है जिससे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं। बाकी पार्टिकल्स भी अलग अलग तरह के फोर्सेस बनाते हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब एक तरह से यही चीजें हमारे यूनिवर्स को एक साथ जोड़ने में काम आती है। अब जब ये सभी क्वांटम फील्ड्स अपनी वैक्यूम स्टेट में होते हैं तब ऐसा कहा जा सकता है कि यूनिवर्स स्टेबल है। वैक्यूम स्टेट को किसी भी तरह की एनर्जी लूज नहीं करनी होगी, क्योंकि अगर ये चेंज हुई तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी और हमारा यूनिवर्स जैसे अभी चल रहा है वैसे चलना बंद हो जाएगा। अब दोस्तों वर्तमान में ज्यादातर क्वांटम फील्ड्स अपने वैक्यूम स्टेट में ही है। इसका मतलब ये स्टेबल है और हम सेफ है। लेकिन इन क्वांटम फील्ड्स को मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और ऐसा भी पॉसिबल है कि क्वांटम फील्ड अपने वैक्यूम स्टेट में नहीं पहुंचा है। हम बात कर रहे हैं द हिग्स फील्ड की। हिग्स फील्ड और उसके साथ एसोसिएट होने वाले हिग्स बोसोन की वजह से ही सभी चीजों में मास है। इसी फील्ड की वजह से फोटॉन्स में मास नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स किस तरह एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं ये बताने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। साइंटिस्ट के मुताबिक हिग्स फील्ड एक सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी पर जाकर अटक गया है। आप इसे एक रोलिंग बॉल की तरह इमेजिन कीजिए जिसे एक हिल से रोल किया जा रहा है। अब बाकी सभी फील्ड्स हिल के बॉटम तक रोल करके पहुंच गए हैं और उन्होंने अपने वैक्यूम स्टेट को अटेन कर लिया है, लेकिन हिग्स बोसोन का रोलिंग बॉल हिल के बीच में कहीं अटक गया है। इससे वो अब तक बॉटम तक नहीं पहुंच पाया। अब ये इस तरह के स्टेट पे क्यों अटका है ये समझने के लिए बहुत सारे एडवांस्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। आपको समझने के लिए मैं बता दूं कि फिजिसिस्ट बिलीव करते हैं कि हिग्स फील्ड अब भी अपने वैक्यूम स्टेट से दूर है और शायद फ्यूचर में अपने वैक्यूम स्टेट की तरफ बढ़ सकता है। अब आप पूछोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? वेल प्रॉब्लम ये है कि हिग्स फील्ड अभी जिस स्टेट में है उस पे ही हमारा यूनिवर्स और उसके लॉज डिपेंड करते हैं। अब अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो बहुत तबाही मच जाएगी। माना जाता है कि हिग्स फील्ड को अपने वैक्यूम स्टेट में लाने में बहुत सारी एनर्जी लग जाएगी। अब अगर किसी तरह हिग्स फील्ड अपने इस फॉल्स वैक्यूम स्टेट से निकलकर अपने ट्रू वैक्यूम स्टेट में पहुंच गया तो हमारे यूनिवर्स की फिजिक्स हमेशा के लिए बदल जाएगी। इतने सालों से हुए क्वांटम पार्टिकल्स के बीच का डेलिकेट बैलेंस टूट जाएगा। हिग्स फील्ड बिल्कुल किसी डोमिनो इफेक्ट की तरह अपने फॉल्स स्टेट से निकलेगा और इसे ही हम वैक्यूम डीके कहते हैं। ये वैक्यूम डीके का बबल पूरे यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट से फैलने लगेगा। अब जैसे जैसे ये दूसरे मैटर के थ्रू पास होगा यूनिवर्स के फोर्सेस फंक्शन करना बंद कर देंगे। इसके बाद क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। फिजिक्स के लॉज पूरी तरह बदल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी। एटम्स अनस्टेबल होकर एक दूसरे से अलग होने लगेंगे, केमिकल्स अलग और अनसर्टेन तरीके से रिएक्ट करने लगेंगे और बहुत सी स्ट्रेंज चीजें होने लगेंगी जिन्हें हम इमेजिन तक नहीं कर सकते। लेकिन यार अच्छी खबर यह है कि हमारी ये थियरी हमारे करंट यूनिवर्स के अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है और सभी को पता है कि करंटली हम यूनिवर्स के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। हमें ये पक्के तौर से नहीं पता कि हिग्स फील्ड फॉल्स स्टेट में, हमें बस लगता है कि वो फॉल्स स्टेट में है भी। इसके अलावा हिग्स फील्ड अगर फॉल्स स्टेट में है भी तो उसे वैक्यूम स्टेट में आने के लिए उसे बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा और बहुत ज्यादा से मेरा मतलब है शायद बिलियंस ऑफ
ऑफ ईयर्स। तो तब तक के लिए भाइयों चैन से बैठो और हमारे वीडियोस को एंजॉय करो। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना। मुझे ये बताओ कि द बिग बैंग थियरी, इस थियरी को असल में किस साइंटिस्ट ने खोजा था? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताओ, और अगर नहीं पता तो अंतरिक्ष टीवी के वीडियोस जाकर के देखो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।